है। शुरुआत कच्चे तेल से कर लेते हैं, जहां पर फाइनली एक पीस डील इंटरिम ही सही लेकिन होती हुई नजर आ रही है। मिस्टर तनेजा, कैसे देखते हैं आप इससे, क्या रीडिंग्स हैं और आपको भी लगता है कि यहाँ से और गिरावट शायद अब देखने को मिल पाएगी, गिवन द फैक्ट कि सिर्फ ईरान नहीं, कुवैत, कतर सभी प्रोडक्शन बढ़ाने की उम्मीद में? देखिए, जो गिरावट भी होगी और थोड़ा बहुत बीच में ऊपर भी जाएगा, क्योंकि अमेरिका डेस्परेट है। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल जाए और कुल मिला के ऐसा माहौल बन सके जिससे वो वहां से निकल सके। वो फौजी रूप से वो उनको लगता है वो काफी फंस गए हैं और वो डेस्परेट है। पूरी दुनिया इस डेस्परेशन को देख पा रही है। दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी डेस्परेट इसलिए है कि ईरान को लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जो है वो कुल मिलाकर के वहाँ इन्वेस्टमेंट वापस आएगा, सैंक्शन जो है वो काफी हद तक हट जाएंगे, जो पैसा उनका फ्रोजन पड़ा हुआ है, एसेट्स पड़ी हैं, वो जो है वापस आ जाएंगे। और दूसरी तरफ उनको लगता है कुल मिला के उनको फायदा है, क्योंकि पूरे उस इलाके में युद्ध से पहले जो उनकी स्थिति, उससे वो स्थिति मजबूत है, उनका दबदबा बढ़ा है, उनका स्ट्रेचर बढ़ा है, उनका प्रोफाइल बढ़ा है। तो दोनों को विन विन लग रहा है और मार्केट को ये समझ में आ रहा है। बीच बीच में तनाव होगा, अभी तो आगे भी जो जितने राउंड ऑफ डिस्कशंस होंगे, नेगोशिएशन में तनाव होगा, लेकिन बाजार समझ चुका है कि दोनों देश चाहते क्या है। दोनों जो है काफी हद तक जो है वो ये चाहते हैं इससे निकलें। तो बाजार उसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। हालांकि मार्केट आपको पता है रोजाना किस तरह पे कैसे रिएक्ट करता है। जब भी तनाव होगा तो कीमत थोड़ी ऊपर चली जाएगी, थोड़ा सा ठीक होगा थोड़ा नीचे आ जाएगी। लेकिन अभी जो जियो पॉलिटिकल प्रीमियम में एकदम हट जाएगा वो ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन इतना जरूर है कि वो मैनेजेबल होगा। $80 के आसपास कीमतें घूमेंगी, कभी आप देखेंगे 75 भी पहुंच जाएंगे, हो सकता है 72 भी पहुंच जाए, लेकिन वापस जो है 85 भी पहुंच जाए। ये डिपेंड करेगा कि नेगोशिएशंस का टेम्परेचर क्या होता है। लेकिन हाँ, एक बात जो निकल के पक्की अब आ रही है कि दोनों देश जो है इसको चाहते हैं कि इससे निकलें। दोनों देश को उसमें विन विन उसकी सिचुएशन नजर आती है। और ये दूसरी तरफ हमको ये नहीं भूलना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सप्लाई सिस्टम में एक चीज समझ ली है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ था कि तेल $140 पहुंच गया। तमाम बड़े आयातक जिसमें जापान, चीन, भारत, कोरिया शामिल है, उसमें भारत सबसे आगे है। उन्होंने और रास्ते ये ढूंढ लिए हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाती है, पूरी 100% बंद हो जाती है, तो भी सप्लाई एंजाइटी होगी, लेकिन हैमरेज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सप्लाई बिल्कुल रुक जाएगी या बिल्कुल 100% डिस्ट्रक्शन होगा। इससे लेकर के बाजार को भी तसल्ली है, बड़े आयातकों की तसल्ली है। और धीरे धीरे सारे देश जो हैं, जिसमें यूएई भी शामिल है, अपनी जो निर्भरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कम कर रहे हैं। उनमें भारत भी शामिल है जो आयातक है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, लेकिन कीमत की बात है वो कभी 75 भी हो जाएगी, 72 भी हो जाएगी, 85 भी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको नया ट्रिगर हो जाए वो बात अलग है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है इसके आसपास कीमतें घूमनी चाहिए। पॉइंट टेकन। एक और जो चीज़ है नरेंद्र जी, हम लगातार ये बात यहाँ पर करते रहते हैं कि वर्ल्ड क्रूड ऑयल डिमांड यहाँ पर कब पीक आउट होगी, तो उसमें वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही हैं। एक 50% जो न्यू कार सेल्स हैं चाइना में, वो हमने ईवीज एंड प्लग इन हाइब्रिड्स होते हुए देखी हैं। यूरोप उस तरफ से यहाँ पर जा रहा है। तो आपको लगता है ज़्यादातर करके साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम मेजर डिमांड आता हुआ देखेंगे आने वाले समय में? देखिए, जो तमाम इस तरह के आंकड़े आते रहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स वर्सेस कन्वेंशनल फ्यूल्स, इनको थोड़ा हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। आज की तारीख में भी पूरी जो ग्लोबल एनर्जी है उसके अंदर जो कन्वेंशनल एनर्जी अर्थात तेल, गैस और कोयला, उसकी भूमिका जो है वो 79.8% है। बाकी रिन्यूएबल्स की है, लेकिन रिन्यूएबल्स में हाइड्रो पावर शामिल है, यानी जो पानी से जो बिजली बनती है, और वो तो 250 साल से बन रही है, कोई नई चीज नहीं है। तो अगर आप उसको भी निकाल देते हैं, खाली रिन्यूएबल को रहने देते हैं, जो मतलब वो ऊर्जा जो धरातल पर पिछले 2 दशकों में आई है, तो भूमिका उनकी काफी कम है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का है, इलेक्ट्रिसिटी, पूरा जो एनर्जी का जो टोटलिटी में अगर आप एनर्जी को देखते हैं तो बिजली की भूमिका मात्र 20% है, मात्र 20%। और तमाम जगह जिसमें भारत शामिल है और खासतौर से चीन शामिल है, जो ईवीज चल रही हैं वो कोल फायर्ड ईवीज हैं, मतलब बिजली तो कोयले से बन रही है, उससे आगे जो है वो चल रही है। तो इसलिए हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। लेकिन ये कहें कि भाई कन्वेंशनल एनर्जी जो है वो सनसेट में चली जाएगी और ये सनराइज है, अभी मुझे लगता है इस तरह से देखना ठीक नहीं है। आज की तारीख में भी 4 बिलियन लोग एनर्जी पुअर हैं, मतलब वो लोग जिनके पास पर्याप्त एनर्जी नहीं है, वो मार्केट है।
डिमांड की आपने बात करी, आज भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलिए या ग्लोबल साउथ बोलिए, उनके अंदर हर मिडिल क्लास से लेकर के जो नीचे तबके की एम्बिशन ये है कि उसके पास कार हो, और वो ईवी की बात नहीं कर रहा। पेट्रोल डीजल जैसे भी हो, गाड़ी उसके पास होनी चाहिए, वाहन होना चाहिए। मुझे लगता है ये सारी फिगर आती हैं, ये पश्चिम से आती हैं जिनकी आपने चर्चा करी, लेकिन ग्लोबल साउथ के नजरिए से देखते हैं, अभी ऐसी बहुत बड़ा कोई तूफान हो जाएगा, कन्वेंशनल एनर्जी या पीक ऑयल हो जाएगा, अभी ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता। 15-20 साल के बाद तो होगा, ट्रांजिशन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन अभी 15-20 साल जो चल रही है सिचुएशन, जिसमें जो एनर्जी पुअर है 4 बिलियन है, भारत के अंदर 70 करोड़ है एनर्जी पुअर, है ना, तो आप अंदाज लगा लीजिए। इसलिए मुझे लगता है इन आंकड़ों को देखते हुए, टोटलिटी में अगर आप देखते हैं, ये जो सिचुएशन आज है कन्वेंशनल एनर्जी के, लंबे समय तक अभी रहने वाली है। ट्रांजिशन बाद में होगा, आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर ही सब कुछ होगा, लेकिन वो तो हम 2060 2070 की बात कर रहे हैं। पॉइंट टेकन मिस्टर तनेजा, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत इत्मीनान से वो पूरा समझाने के लिए भी। वेल, क्रूड ऑयल प्राइसेस आपकी स्क्रीन पे फिर से